वेलकम टू एक्सेल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल लर्निंग। दिस इज मी प्रिया एंड हम लोग अपनी यूपीपीसीएस 2024 आरओ दोनों के लिए हम लोग अपनी ध्येय की टेस्ट सीरीज़ को कवर कर रहे थे। तो उसको स्टार्ट करते हैं। एक टेस्ट सीरीज़ हमारी कवर हो चुकी है, दूसरी टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, बहुत ही ब्रीफ में देखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, जैसे हम लोग बाकी उसमें देख रहे थे। बाकी बातें एग्जाम के बाद फिर हम लोग मेंस के पहले करेंगे, ठीक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग, और इसके नीचे कुछ लोगों ने मुझे एक्चुअली डायरेक्टली मैसेज किया था, तो मैं आपको टेलीग्राम का मैं आपको लिंक दे दूंगी, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार इनकेस अगर मैं भूल जाती हूँ तो मुझे रिमाइंड करा देना, मैं वहाँ पर दे दूँगी। आप वहाँ ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अजंता केव। अजंता केव के बारे में इसमें स्टेटमेंट देखनी है, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। सो इट इज सिचुएटेड इन सह्याद्री रेंज, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। एक्जैक्टली करेक्ट, ठीक है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की सह्याद्री हिल्स में आती है। सह्याद्री हिल्स आपको पता है वेस्टर्न घाट का जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है। दीज केव्स आर कार्व्ड आउट ऑफ इग्नियस रॉक्स एट द लेफ्ट एंड ऑफ वगोड़ा रिवर वैली, यानी जो वगोड़ा की रिवर वैली है उसके लेफ्ट साइड में जो आपके इग्नियस रॉक्स है उसको काट कर ही बनाई गई, ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। फिर आते हैं विच हु वाज द चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन द रूल्स प्रोसीजर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जब आपकी संवैधानिक सभा बन रही थी संविधान को बनाने के लिए, तो उस टाइम पे जो कमेटी थी रूल्स एंड प्रोसीजर की, उसके चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर के प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद अगर आप देखेंगे चेयरमैन कौन थे आपके, जो आपकी प्रेस गैलरी थी बेसिकली कमेटी, ठीक है, इसकी उषानाथ सेन थे। एंड अगर आप स्टीयरिंग कमेटी की बात करते हैं तो के मुंशी। स्टीयरिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज द हाईएस्ट एवरेज डेप्थ, यानी अगर आप साउथ चाइना सी, कैरेबियन, बेरिंग एंड मेडिटेरियन की बात करते हैं, सबसे ज्यादा डेप्थ आपको किसकी देखने को मिल जाएगी? कैरेबियन सी की देखने को मिल जाएगी, ठीक है। साउथ चाइना सी आपको पता है चाइना की साइड में है, जहाँ पर बहुत सारे आपको डिस्प्यूटेड आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे, पैरासल देखने को मिल जाएगा, स्पार्टली देखने को मिल जाएगा, स्कारबोरो शोल देखने को मिल जाएगा। कई बार ये आइलैंड्स भी पूछ ले जाते हैं कहाँ पर है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नाउ विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंट्री ऑफ नॉर्वे इज नॉट करेक्ट, यानी नॉर्वे कंट्री उसके रिगार्डिंग कौन से इसमें से सही नहीं है? इट इज द स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री इन द वर्ल्ड, वेरी करेक्ट, यानी दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड कंट्री देखने को मिल रहा है। ये कहाँ पर है? सेंट्रल पैसिफिक में आपको देखने को मिल जाएगा, और साउथ ऑफ इक्वेटर, यानी जो इक्वेटर है उसके साउथ साइड में आपको पैसिफिक ओशन में देखने को मिल जाएगा। ये कोरल आइलैंड है, यानी कोरल रीफ का बना हुआ है, जहाँ पर ज्यादातर जो डिपॉजिट्स है आपको फॉस्फेट के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, दो तरीके के आपको बेसिकली जो स्केलेटन्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो फॉस्फेट कहाँ देखने को मिल जाएगा? इसका एरिया 23 स्क्वायर है, नहीं 21.1 स्क्वायर किलोमीटर है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है अंशन सिटी इज द कॉल्ड द पिट्सबर्ग ऑफ चाइना। नहीं, अंशन जो सिटी है चाइना का उसको स्टील कैपिटल ऑफ चाइना कहा जाता है, ठीक है। और जो सिंगयांग सिटी है चाइना की उसको पिट्सबर्ग ऑफ चाइना कहा जाता है। तो दोनों को अपोजिट कर दिया गया है, तो यानी इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अंशन ध्यान रखिएगा, स्टील कैपिटल ऑफ चाइना, शिंगयांग क्या हो जाएगा आपका? पिट्सबर्ग ऑफ चाइना। फिर आते हैं कंट्री एंड कैपिटल्स पे। घाना की कैपिटल अकरा है, आपको पता है। नाजीरा की अबूजा है, वेरी नाइस। लिसोतो की मसीरू देखने को मिल जाएगा, ठीक। अगर हम बात करते हैं लिगोंगवे, तो ये किसकी कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी? कैपिटल ऑफ मलावी देखने को मिल जाएगी, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैपिटल ऑफ मलावी आपकी क्या देखने को मिल जाएगी? आपको लिगोंगवे देखने को मिल जाएगी। घाना की अकरा, नाइजीरिया की अबूजा एंड लिसोतो की मसीरू। फिर नेक्स्ट आते हैं, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। असर्शन रीजन में क्या होता है? एक स्टेटमेंट दिया होता है असर्शन, उसका रीजन दिया होता है, ठीक है। तो आप सबको पता है, ये पढ़िए। इसके बाद देख लीजिए क्योंकि क्या ऐसा होता है? बिकॉज, तो उसका स्टेटमेंट रीजन में आना चाहिए। द मिडिल हिमालयाज हैव सीन ग्रेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट देन ग्रेटर हिमालयाज, यानी जो मिडिल हिमालयाज है उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा हुई है ग्रेटर के कंपैरिजन में। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज आर कवर्ड विद स्नो, वाइल मिडिल हिमालयाज हैव अ टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। ज्यादातर ग्रेटर हिमालयाज स्नो से कवर्ड है, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा ह्यूमंस देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। उनका सर्वाइवल इतना इजीली नहीं हो पाएगा। बल्कि मिडिल हिमालयाज की बात करेंगे तो टेम्परेट टाइप का है, एक्जैक्टली करेक्ट। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। 4 इंडियन स्टेट्स की बात करते हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, शेयर बॉर्डर विद भूटान, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है कि आपके 4 जो इंडियन स्टेट्स हैं, सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, भूटान के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। अरुणाचल प्रदेश हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद भूटान, बिल्कुल नहीं। अगर आप देखेंगे भूटान सेंटर में आता है, यहाँ से आपका ये अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद आपको पूरा आसाम देखने को मिलता है। तो आसाम शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद भूटान, तो आपको सिर्फ ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा। फिर व्हाट इज द करेक्ट नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर ऑफ पोर्ट सिचुएटेड इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी अगर आप ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ऊपर से लेके नीचे की तरफ, नॉर्थ से लेके साउथ तक आपका कैसा ऑर्डर होता है आपके पोर्ट्स का, वो देखिए। सबसे पहले जो आपका नॉर्थ में पोर्ट आएगा दैट इज आपका अल्लूर। अल्लूर के बाद आपको क्या देखने को मिल जाएगा? चेन्नई देखने को मिल जाएगा। चेन्नई के बाद फिर आपको मामलापुरम देखने को मिल जाएगा। मामलापुरम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स अगर आपको याद आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।
कौन से राजा के नाम पे है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर है। देन मामलापुरम के बाद में आपको पुदुचेरी देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपका अल्लूर, चेन्नई, मामलापुरम एंड पुदुचेरी आएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, हमारा दूसरा पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। साउथ सेंट्रल नॉट करेक्टली मैच्ड, सॉरी है ना, नहीं है, तो ये नॉट पे ध्यान रखिएगा। देखिए मैं भी मिस कर जा रही हूँ। साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं तो ये आपका सिकंदराबाद में है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं, हाजीपुर में इसका हेडक्वार्टर। ईस्ट कोस्ट की बात करते हैं तो भुवनेश्वर में है। अब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की बात करते हैं तो इसका आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मालीगांव गुवाहाटी में। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो मालीगांव गुवाहाटी में है। साउथ सेंट्रल का सिकंदराबाद में है, ईस्ट सेंट्रल का हाजीपुर में, ईस्ट कोस्ट का भुवनेश्वर में देखने को मिल जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पंजिम की बात करते हैं तो यहाँ पर प्लेस दिया है किसके लिए फेमस है। पंजिम आपका किसके लिए फेमस है, रबड़ के लिए फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप जलंधर की बात करेंगे, स्पोर्ट्स की गुड्स यहाँ पर बनाए जाते हैं, उसके लिए फेमस है। अम्बाला की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको साइंटिफिक इक्विपमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। बरेली की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जरी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पंजिम में रबड़ है, जलंधर में स्पोर्ट्स है, अम्बाला में साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड बरेली में आपको जरी देखने को मिल जाएगा। नो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है। कैमल की बात करते हैं तो इनकी एवरेज लाइफ 30 साल की होती है, 30 साल तक ये रहते हैं। एलिफेंट आपको थोड़ा अंदाजा लगाना चाहिए था, है ना, काफी टाइम इसका दिखता है, 22 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड ही होता है। 57 ईयर्स इनकी एवरेज लाइफ होती है। पिजन की 10 साल होती है, पिकॉक की कितनी होती है, 15 साल। तो ये गलत दिया हुआ है, 20 नहीं होती, 15 होती है। आगे देख लीजिए, शीप जो होता है उसका 18 साल होता है, चिंपांजी की 37 होती है, काऊ की 16 साल होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मोटा मोटा याद रखिएगा, ठीक है, हल्का फुल्का याद रह जाएगा ना। यानी बर्ड्स का देखिए आपको कम देखने को मिल रहा है, थोड़ा 10 साल है ना। फिर जो आपके थोड़े से और बड़े जानवर है, जैसे आप शीप देख लीजिए, काऊ, तो इनका 18-16 साल दिख रहा है। कैमल थोड़ा सा और ज्यादा है ना, वहाँ रेगिस्तान में दे रहा है, अडेप्टेबिलिटी है उसके पास 30 साल। फिर आप चिंपैंजी पे आएंगे 37 एंड सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर किसकी देखने को मिल रही है, एलिफेंट की। फिर हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द ओल्डेस्ट पर्सन टू गो इनटू स्पेस। सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट पर्सन कौन बन गए हैं, आपके एड ड्वाइट बन गए हैं। ठीक है, ब्लू ओरिजिन NS-25 ये आपको पता है, आपका स्पेसशिप गया था, उसके थ्रू अगर गए थे, एड ड्वाइट गए थे। ठीक है, इसके पहले कौन थे, विलियम शंटर थे। ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। एंड इनमें कुछ महीनों का या कुछ दिनों का अंतर है, जिससे ये थोड़े से ज्यादा एजेड हो गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ओल्डेस्ट आपके एड ड्वाइट बन गए, पहले विलियम शंटर थे। फिर आते हैं, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑब्वियसली बात है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका रेस्पिरेशन होता है तो उसको एरोबिक कहते हैं। ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो उसको एनारोबिक बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है यानी माइनस ऑक्सीजन तो एनारोबिक, ऑक्सीजन है तो एरोबिक। फिर एज अ रिजल्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल, नहीं, इथाइल अल्कोहल नहीं बनता है। ठीक है, जब आपका एरोबिक होगा यानी सारी चीजें अच्छी हो रही हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जिसको हम रेस्पिरेशन से बाहर निकालते हैं, पानी बनता है और एनर्जी मिलती है हमको। ठीक है, तो ये एरोबिक का है। और यहाँ पर क्या लिखा है, इथाइल अल्कोहल, तो ये एनारोबिक में बनेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। फिर आते हैं, इसमें से कौन सा सही नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू की रिकॉर्डिंग। ये मेसोडर्म से बनता है। अब आप जब एम्ब्रियो, आपको पता है ना, एक सिंगल सेल से पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग बनता है। तो सिंगल सेल पहले क्या होती है, बहुत सारे सेल में डिवाइड होती है। सेल में डिवाइड होने के बाद वो बहुत सारी लेयर्स में बनती है। ठीक है, एपिडर्म होता है, मेसोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है, 3 स्पेसिफिक लेयर्स बनती है। उस लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं। तो मेसोडर्म जो बीच वाली लेयर रहती है ना, उसी को मेसोडर्म कहते हैं ना, उसी से आपका कनेक्टिव टिश्यू बनता है। ये टिश्यू क्या करते हैं, ऑर्गन्स को आपस में बांध के यानी कनेक्ट करके रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या करते हैं टिश्यू, ये ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करके रखने का काम करते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, प्लाज्मा सेल्स ऑफ वस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया एंड अदर एक्सटर्नल सब्सटेंसेस बाय सिक्रेटिंग एंटीजेंस। तो यहाँ देखिए, प्लाज्मा सेल जो वस्कुलर टिश्यू के होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया से, क्या करके, एंटीबॉडीज को सिक्रीट करते, ना कि एंटीजन से। ठीक है, अगर वो देखेंगे तो एंटीबॉडीज जो सिक्रीट करते हैं, एंटीजन सिक्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, एंटीजन आपके कहाँ पर होते हैं, ब्लड में। क्या होता है, कोई एक एंटीजन का एग्जांपल मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। फिर सम कनेक्टिव टिश्यू परफॉर्म स्टोरेज फंक्शन। बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू, जैसे अगर आप मसल्स देखेंगे तो ये एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू इसमें आपको मिल जाएगा जिसमें फैट स्टोरेज होता है। तो ऑब्वियसली बात है, ये भी करेक्ट है, तो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, इन फूड कंटिन्यूअस एक्सेस ऑफ व्हाट कॉजेज द डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअस एक्सेस अगर आप क्या चीज ले रहे हैं, तो सैचुरेटेड फैट अगर आप ले रहे हैं तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इसलिए सैचुरेटेड फैट कम लेने के लिए कहा जाता है। ठीक है, अब बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन इज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड द सन। एक बॉडी है, अगर वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, ठीक है, सन के अराउंड में, तो वो सन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, अब इसको देखते हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑल्सो हैज अ रिएक्शन हुज डायरेक्शन इज आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। यानी अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है इस तरीके से सन के चारों तरफ, तो यहाँ पर ग्रेविटी से ये सन की तरफ अट्रैक्ट होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब कोई बॉडी आपकी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स करते हैं। एंड इसी का एक रिएक्शन फोर्स लगता है बाहर की तरफ, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, इसीलिए बॉडी अंदर अट्रैक्ट नहीं होती है। तो उसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे,
एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और उसको करेक्टली एक्सप्लेन करता है। देन नेक्स्ट आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। सॉरी थोड़ा जुकाम हो रखा है मेरे को, है ना, तो माइट बी बियर विद दैट, सॉरी। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024। वर्ल्ड जो इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है उसके रिगार्डिंग कुछ आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो कौन निकालता है? अंकटैड यानी यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये पहले ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन निकाल रहा है? अंकटैड निकाल रहा है, ये भी पूछ सकता है आपसे। अब इसमें क्या स्टेटमेंट्स है कि यूनाइटेड स्टेट्स इज रैंक फर्स्ट इन द रिपोर्ट वाइल चाइना इज रैंक थर्ड। यूएसए, अगर आप अमेरिका की बात करेंगे, फर्स्ट आया है, चाइना थर्ड आया है, तो गलत है। क्यों? क्योंकि चाइना आपका सेकंड आया है। इंडिया हैज बिन रैंक 15 इन द रिपोर्ट, तो ये बिल्कुल सही है, इंडिया को 15 नंबर पे रखा गया, तो स्टेटमेंट सिर्फ आपका सेकंड हो जाएगा। फिर स्टैंडर्ड आईएएस, ये आपको दिया हुआ है 18590, एक नंबर दिया हुआ है। फिर आईएएस दूसरा दिया है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है बीआईएस के द्वारा। बीआईएस क्या करता है? इंडिया में अलग अलग चीज़ों की स्टैंडर्ड सेट करता है। ठीक है, तो ये आईएएस किसके लिए स्पेशली निकालेंगे? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। अगर आपको कुछ भी नहीं ध्यान था तो आप थोड़ा दिमाग लगा सकते थे। पेट्रोलियम का प्रोडक्ट ऑलरेडी आ चुका है, मेडिसिन हो चुकी है बहुत सारी, हाइड्रोजन पावर अभी इतना एडवांस अभी हमने सिस्टम डेवलप नहीं किया है। रिसेंटली किस चीज़ के लिए बीआईएस मिल सकता है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ठीक है, नाउ विद स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्सेनिक इज नॉट करेक्ट। आर्सेनिक के लिए क्या सही नहीं है? इट इज फाउंड इन बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म, ये दोनों फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, इट एंटर्स द बॉडी ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स इन ऑर्गेनिक फॉर्म एंड कॉजेज हार्म टू देम। ये ह्यूमन और एनिमल की बॉडी में जाता है ऑर्गेनिक फॉर्म में, नहीं, ये ह्यूमन और एनिमल्स की बॉडी में जाएगा इनऑर्गेनिक फॉर्म में, एंड तब हमें ये हार्म करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, बट बाकी हम करेक्ट वाले भी पढ़ लेते हैं। ये हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज करता है और मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है। एक कंपाउंड बनता है गैलियम आर्सेनाइड, जो आपका सेमीकंडक्टर में यूज भी होता है, तो ध्यान रखिएगा आर्सेनिक की सारी चीज़ें। सॉरी, द नेक्स्ट आते हैं एक्सरेज के बारे में। वेवलेंथ रेंज ऑफ दीज रेज की बात करते हैं तो ये आपके कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 × 10⁻10 मीटर से लेकर 3 × 10⁻8 मीटर तक। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली सही है। दूसरा अगर देखेंगे, ये रेस किसने डिस्कवर की है? रीटर ने, तो जी नहीं, रीटर ने आपके यूवी रेस को डिस्कवर किया, तो ये ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट देखेंगे, एक्सरेज किसने किया है? रॉन्जन ने। ठीक है, किसने किया है? रॉन्जन ने, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो आपके एक्सरेज को रॉन्जन रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 × 10⁻10 मीटर से लेकर 3 × 10⁻8 मीटर तक इनकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, वेवलेंथ नहीं पता है तो देख लीजिए, कोई वेव इस तरीके से कैरी करती है ऊपर नीचे, तो एक ऊपर एक नीचे, जो आप पूरा का पूरा ये सर्कल लेते हैं। ठीक है, इनके बीच का जो आपको डिस्टेंस देखने को मिल जाएगा, दिस इज आपका वेवलेंथ। देन नेक्स्ट आते हैं, अगर आप देखेंगे, द ब्लैक बॉक्स ऑफ एरोप्लेन्स इज मेड ऑरेंज इन कलर। ऑब्वियस सी बात है, एरोप्लेन में आपका ब्लैक बॉक्स होता है जो बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है, बट वो खुद ऑरेंज कलर का होता है, उसका नाम सिर्फ ब्लैक बॉक्स है। ठीक है, रीजन क्या है? द स्कैटरिंग ऑफ ऑरेंज कलर लाइट इज वेरी हाई। नहीं, अगर स्कैटरिंग बहुत हाई होगी तो आप उसको आसानी से देख नहीं पाएंगे। उसकी स्कैटरिंग बहुत लेस होती है, बहुत कम स्कैटर करता है, इसीलिए बहुत दूर भी अगर पड़ा रहेगा तो आप ऑरेंज कलर को इजीली डिटेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स जो होता है एरोप्लेन का, सॉरी, ऑरेंज कलर का होता है। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग बहुत लेस होती है। तो असर्शन आपका करेक्ट है, रीजन आपका इनकरेक्ट है। फिर आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई के फंक्शन की रिगार्डिंग देखिए, इट हैज अ मोनोपोली ऑफ इशूइंग ऑल नोट्स एंड कॉइन्स। नहीं, मोनोपोली है, सारे नोट्स पे है, सारे कॉइन्स पे, सिर्फ 1 रुपए के कॉइन को छोड़ के। ठीक है, वो किसके अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपका निकालता है। कौन साइन करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करते हैं। फिर एट प्रेजेंट आरबीआई अडॉप्ट्स द मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ नोट सर्कुलेशन फॉर इशूइंग करेंसी नोट्स। ये सही है कि जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है कि आपके आरबीआई के पास कितना स्पेयर में रिजर्व है, क्या है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी जो आरबीआई है वो करेंसी नोट को इशू कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। फिर आते हैं, करंट अकाउंट इंक्लूड्स दो सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर विच वी डू नॉट हैव टू मेक एनी पेमेंट इन रिटर्न। करंट अकाउंट आपका क्या इंक्लूड करता है? सोर्स ऑफ इनकम इंक्लूड करता है जिसमें हमको वापस पेमेंट रिटर्न नहीं करना पड़ता। एग्जैक्टली करेक्ट है। फिर अगर आप देखेंगे, कैपिटल अकाउंट इंक्लूड दो सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर विच वी हैव टू मेक पेमेंट इन रिटर्न। कैपिटल अकाउंट आपके वो सोर्सेज ऑफ इनकम को इंक्लूड करते हैं जिसमें हमको पेमेंट इन रिटर्न करना पड़ता है। देन नेक्स्ट देखते हैं हमारा दूसरा पार्ट कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रसाद स्कीम। प्रसाद स्कीम के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में स्टेटमेंट देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लॉज the national mission on pilgrimage, rejuvenation and spiritual augmentation in the year 1415 with the objective of overall development and identified pilgrimage sites। ऑब्वियसली बात है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया था नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज, रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन 2014-15 में, ताकि हम जो पिलग्रिमेज साइट है उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, उसके बाद द नेम ऑफ स्कीम वाज चेंज टू पिलग्रिमेज, रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन कैंपेन, यानी प्रसाद किया गया 2018 में, नहीं 2018 में, इसको 17 में इसको चेंज कर दिया गया था। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा गलत है। देन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की बात करते हैं, वो एस्टैब्लिश्ड इन सितंबर 1960, तो ये बिल्कुल सही है। आईडीए आपका 1960 में बनाया गया था। देयर इज नो इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम आईडीए एंड दीज लोन्स आर मेड अवेलेबल ओनली टू पुअर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। जो आपको आईडीए से लोन्स मिलते हैं वो अगर आप देखेंगे
तो उसमें आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं देना होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता, ठीक है। अब इंटरेस्ट नहीं देना होगा तो ये हर किसी को देंगे नहीं कि भाई अमेरिका आके पैसे ले रहा है, नहीं, सिर्फ पुअर नेशंस को प्रोवाइड करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आइडिया 1960 में बना था, पुअर नेशंस को देता है और बिना इंटरेस्ट के ही ये लोन प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये आपका वर्ल्ड बैंक का सॉफ्ट लोन विंडो, यानी सॉफ्ट लोन हुआ ना एक तरीके से, आपने पैसे भी दिए बट आप इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज सॉफ्ट लोन। और ये सॉफ्ट लोन डिप्लोमेसी भी होती है जो इंडिया बहुत सारी कंट्रीज के साथ में करता है। श्रीलंका के साथ में आपने सुना होगा, हमने पैसे दिए, इतना ग्रांट दिया, ठीक है, कि इतना पैसा एड दिया है कि भाई इतना पैसा ले लो, बाद में हमको सॉफ्ट लोन की तरह वापस कर देना बिना इंटरेस्ट के। तो दिस इज सॉफ्ट लोन, यानी वर्ल्ड बैंक का सॉफ्ट लोन विंडो की बात करेंगे तो आपका आइडिया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिगार्डिंग रीजनल रूरल बैंक्स, क्या इसमें से सही नहीं है? एट प्रेजेंट देयर आर 43 रीजनल रूरल बैंक्स विच आर स्पॉन्सर्ड बाय 12 शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये सही है। अभी टोटल आपको 43 आरआरबीज मिल जाएंगे जो 12 एसएसबीज के थ्रू स्पॉन्सर होते हैं। रीजनल रूरल बैंक आर गवर्नमेंट ओन बैंक्स एंड एज हाफ ऑफ द बैंक शेयर आर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो आरआरबीज होते हैं गवर्नमेंट ओन होते हैं, क्यों? क्योंकि इनका आधा शेयर सरकार के पास होता है। द टू मेन रेगुलेटर्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स आर आरबीआई एंड नबार्ड। अगर आप देखेंगे तो आरआरबी किसके थ्रू रेगुलेट होते हैं? तो एक आपका आरबीआई के थ्रू एंड दूसरा आपका नबार्ड के थ्रू, इन दोनों के थ्रू क्या होते हैं? रेगुलेट होते हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक वॉज एस्टैब्लिश ऑन 2 अक्टूबर 1975 इन बिजनौर यूपी। तो पहला आरआरबी आपका 2 अक्टूबर 1975 में बिजनौर यूपी में सेटअप हुआ था, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि वो आपका मुरादाबाद यूपी में सेटअप हुआ था। देन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यूपी बजट के कंटेक्स्ट में इसमें आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था दैट इज रिगार्डिंग टू यूपी बजट 2024-25 में है। इसमें डिपार्टमेंट से उसका एलोकेशन दिया हुआ है। प्राइमरी एजुकेशन को 76,035 करोड़ रुपए एलोकेट हुए थे। एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं 57,071, हेल्थ एंड फैमिली की बात करते हैं 27,086 एंड रूरल डेवलपमेंट में 30,409। तो ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, बट आप हल्का फुल्का देख सकते हैं। तो यहाँ 30 था एंड 35 दिया हो, 35,409 इसमें एलोकेट हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट आते हैं, इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं तो आपको सही और गलत बताना है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड was established in 1999। तो ये गलत है, क्यों ऐसा गलत है? बिकॉज ये जो कंपनी थी दिस was established in 20 दिसंबर 2002। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 क्या कहा गया था कि इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत में इसको लाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो ये करेक्ट हो जाएगा, नहीं आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं दूसरे पार्ट पे अपने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, कौन सा इसमें सही है? तो वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर्स ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा चूजन एज प्रोटेम। ऑब्वियसली बात है, जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं, सीनियर मोस्ट होते हैं लोकसभा में, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। इनका मेन काम क्या होता है? जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं असेंबली में उनको ओथ दिलाना, शपथ दिलाने के लिए आते हैं। ही कंडक्ट्स द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर। ऐसा नहीं होता है क्योंकि इनके बाद ही तुरंत स्पीकर बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, सेकंड गलत है। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करते हैं। सेंट्रल स्टेट के बीच में जो रिलेशंस है वो आपको पार्ट 12 में देखने को मिल जाएगा, आर्टिकल 245 से लेके 255 तक। अगर आप लोग सिर्फ पार्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस का ही कवर कर लेते हैं ना, बहुत हार्डली 2 मिनट लगेगा आपको रोज रिवाइज करने में इसको, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेक्ट हो जाएंगे। पार्ट 12 किसके रिगार्डिंग है? सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन के रिगार्डिंग। कौन सा आर्टिकल? 245 से लेकर 255 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करते हैं तो वो सिर्फ इनिशिएट किया जा सकता है लोकसभा में, करेक्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहीं पर आपको इलेक्टेड मेंबर्स मिलेंगे। आरएस में आपको पता है एज सच इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स मिलते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन कास्ट वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस मोशन इवन दो ही इज मेंबर ऑफ राज्यसभा? नो। अगर प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा के मेंबर होते हैं तो वो नो कॉन्फिडेंस में अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते। देन द रिट विच इज इशूड अगेंस्ट अ पर्सन हु इज इलीगली होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, यानी अगर किसी पर्सन ने इलीगली कोई ऑफिस होल्ड किया हुआ है तो कौन सी रिट इशू होगी? क्वो वारंटो। क्वो वारंटो पता है ना, बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सी अथॉरिटी से ये काम कर रहे हैं, यानी आपने जो पोस्ट गलत होल्ड की हुई है। हैबस कार्पस आपको पता है, ब्रिंग द बॉडी ऑफ, प्रोहिबिशन आपको पता है किसी के काम को प्रोहिबिट करने के लिए, एंड मैंडमस, ठीक है। तो रिट एक बार फिर से देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स व्हेन अ पर्सन वॉलंटरी बिकम्स अ सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री हिज सिटीजनशिप विल बी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट। यानी अगर आप मान लीजिए यूएस जाते हैं, वहां की नागरिकता आपने ले ली, वहां के टर्म्स एंड कंडीशंस अपना के, तो आपकी ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप कैंसिल हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। आर्टिकल 9 के तहत होता है। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड्स द ग्रोथ रेट ऑफ टोटल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज हायर देन द ग्रोथ रेट ऑफ टोटल रूरल पॉपुलेशन। 2001 से 11 तक की बात करते हैं तो जो अर्बन पॉपुलेशन का ग्रोथ था इंडिया में वो रूरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ज्यादा था, ये याद रखिएगा। द नेक्स्ट, व्हाट वाज द ऑथर ऑफ द बुक थॉट्स ऑन पाकिस्तान? थॉट्स ऑन पाकिस्तान किसने लिखी है? B.R. अम्बेडकर जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो सबसे लोएस्ट आपको यहाँ पर जो मेंशन है उसमें तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा, 555 पर स्क्वायर किलोमीटर आपको पता है ये एरिया में देखने को मिलता है। केरला में 860 है, उत्तर प्रदेश में 829 है, बिहार में 1106 है ना द हाईएस्ट। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं वैक्यूम
सत्याग्रह की बात करते हैं, ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? त्रावणकोर में। इट वॉज अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ? नहीं, ये अनटचेबिलिटी के खिलाफ था। मार्च 1924 की बात करते हैं, वैकोम सत्याग्रह आपका त्रावणकोर में स्टार्ट किया था। क्यों? अनटचेबिलिटी के लिए एंड टेम्पल एंट्री मूवमेंट की तरह भी इसको जाना जाता है। केरला में स्टार्ट किया गया था। देन नेक्स्ट आते हैं कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं, क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। सेविंग्स इन इटसेल्फ है कैपिटल फॉर्मेशन? नहीं, सेविंग कैपिटल में नहीं आती। कैपिटल मीन्स आपने कोई एसेट ऐसा बनाया जिससे आप बाद में भी कुछ ना कुछ गेन कर सकते हैं। सेविंग में ऐसा नहीं होता ना, इंटरेस्ट उसमें काउंट नहीं होगा। द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन सेविंग्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यानी अगर आप सेविंग्स की बात करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें, जैसे बैंक वगैरह हो गए, उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड करता है, वो इटसेल्फ नहीं होता। तो सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। नेक्स्ट आते हैं विच इज नॉट अ मेजर फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर आप बात करेंगे, कौन से इसमें से मेजर फैक्टर नहीं है, तो ब्यूरोक्रेट्स की बात करते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्यूमुलेशन आपका होता है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, ये सारी चीजें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं मेजर फैक्टर की तरह काम करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स की बात करेंगे, नौकरशाह जो आपके होते हैं, वो इसमें नहीं आते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑफिस रिलीजेस द डेटा ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। आपको पता है महंगाई देखने के लिए बहुत सारे इंडेक्सेस निकाले जाते हैं। अगर आप इंडिया लेवल पे बात करेंगे, WPI आपका होता है, CPI आपका होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जिसके लिए बेस ईयर आपको पता है 2011-12 लिया गया, 2011। तो यहाँ पर कौन सा डेटा है जो WPI आपका रिलीज करेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये मिनिस्ट्री आपका WPI निकालती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट की बात करते हैं। पब्लिश कौन करता है इसको? तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक इसको पब्लिश करेगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक आपका निकालता है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सिल्क? तो आपका नाइट्रोजन नेचुरल सिल्क में पाया जाता है। देन नेक्स्ट आते हैं PM पोषण योजना में मिड डे मील स्कीम, ये भी गलत है आपका, और ये लॉन्च किया गया था इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, इसके लिए मुझे करेक्ट स्टेटमेंट बताइएगा था, कब आएगा, कब आया था, और क्या इसके बेसिकली प्रोस्पेक्ट देखने को मिलता है। देन SDGs आपको पता है, ये आप सबने सुना होगा ज्ञान सर का। ठीक है, पंडित हरिहर इंग्लैंड गया, वहाँ से इंग्लैंड, ना आप कुछ भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग। तो SDG की अगर बात करते हैं तो रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज SDG 10 में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टोटल आपके 70 SDGs आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। जैसे आपका पहला पॉवर्टी होता है, जीरो पॉवर्टी हमको चाहिए। ठीक है, फिर जीरो हंगर चाहिए, उसके बाद आप हेल्थ के बारे में बात करते हैं, फिर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, वेल्थ के बारे में बात करते हैं, वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज SDG 10। SDG का क्वेश्चन आता ही आता है किसी न किसी फॉर्म में, तो उसको कर लीजिएगा। ठीक है, हार्डली मैं फिर कह रही 2 मिनट इसमें लगेगा ना आपका, फिर एक नंबर पक्का हो जाएगा। देन नेक्स्ट आते हैं SS स्वामीनाथन के बारे में देखते हैं। SS स्वामीनाथन वी ऑल नो, ये ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड थे। फिर आप LK झा के बारे में बात करते हैं, ये इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से रिलेटेड थे। वर्गीज क्यूरियन, वेरी इंपॉर्टेंट, मिल्क प्रोडक्शन यानी ब्लू रेवोल्यूशन की अगर आप बात करते हैं। देन अगर आप आते हैं मोरारजी देसाई, सोशल कंट्रोल ऑफ बुएग्स, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेमस मिनरल ऑयल फील्ड जो पेगुआमा है वो कहाँ पर है? म्यांमार में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग सीरीज ऑफ UP एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे कम आपको देखने को मिल जाएगा बनारस में। बनारस के बाद फिर अगर आप देखेंगे कानपुर नगर। ठीक है, देन आपका लखनऊ आता है, गाजियाबाद। गाजियाबाद आपको पता है इंडस्ट्रियल क्लस्टर है एक तरीके का, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे बेसिकली ऑफिसेस आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इसीलिए वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, माइग्रेशन होता है, वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आते हैं सेंसस। तो थोड़ा सा अगर आप है ना, अगर आपको मान लीजिए नहीं भी याद आता है, ट्राई टू डू अ लॉजिकल गेस, थोड़ा सा लॉजिकल गेस कोशिश करेंगे तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं कैपिटल है, आपको पता है, बट कैपिटल से अगर आप देखेंगे तो कानपुर नगर भी पास में। क्यों? रीज़न है क्योंकि कानपुर की अगर आप बात करते हैं ना, तो कानपुर नगर थोड़ा सा ज़्यादा अर्बनाइज्ड है। ठीक है, अभी हम देखेंगे जब आगे आपके इसका लिटरेसी रेट देखिएगा, इसका पर स्क्वायर किलोमीटर अगर आप पीपल की बात करेंगे, डेंसिटी कुछ भी देखेंगे, तो बहुत ही अच्छे लेवल पे आपका कानपुर नगर भी आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिकल गेस लगाते तो भी क्वेश्चन आपका हो सकता था। देन सेंसस 2021 विच आर द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? छत्तीसगढ़। इसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ है चारों ऑप्शन में। 991 है, MP का 931 है, गुजरात का 919, ओडिशा का 979, यूपी का कितना मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। सेंसस 21 के अकॉर्डिंग फीमेल लिटरेसी की बात करते हैं, विद स्टेट इन इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर केरला। केरला में 92.1% है, इसके बाद मिजोरम आता है 89.3। तो देखिए फर्स्ट सेकंड भी पूछ रहा है। फिर इन कंटेक्स्ट ऑफ IUCN चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। IUCN आपको पता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये बेसिकली UN का पार्ट नहीं है, यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, बट ये एक लौता ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको UNGA में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है, ये पता करिएगा। दूसरा IUCN की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपको ग्लैंड स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाता है। इट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ग्लोबल एनवायरमेंट नेटवर्क। अगर आप देखेंगे दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट एंड लार्ज ग्लोबल एनवायरमेंट नेटवर्क देखने को मिल जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कश्मीरी स्टैग अंगुल की बात करते हैं।
कौन से नेशनल पार्क में देखने को मिल जाएगा, दचिंगम नेशनल पार्क में देखने को मिल जाएगा। देन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ लोटिक सिस्टम। लोटिक क्या होता है, जो चीज़ें फ्लो कर रही होती हैं, ठीक है। एंड लेंटिक क्या होता है, जो चीज़ें आपकी बेसिकली कैसी होती हैं, स्टैटिक होती हैं। तो लोटिक में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, रिवर आ जाएगा, स्ट्रीम, ये फ्लो करती रहती है। पॉन्ड एंड लेक की बात करते हैं तो यहाँ का पानी रुका हुआ रहता है, दैट वाई वो लेंटिक में आते हैं। फिर इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं इन इंडिया, तो लखनऊ में देखते हैं तो कौन कौन से नहीं है इसमें, नॉट सिचुएटेड है। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन आपको लखनऊ में देखने को मिल जाएगा। प्रोविंशियल इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी पिकअप, ये आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपको कानपुर में देखने को मिल जाएगा। एंड यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। तो ये नहीं है लखनऊ में, बाकी सारी चीज़ें। द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश अगर आप देखेंगे तो आपको कन्नौज में देखने को मिल जाएगा। कौन सी है, लाख बहोशी, लाख बहोशी आपको कन्नौज में देखने को मिल जाएगी, लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच है, थारू की बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो आपको बिजनौर में देखने को मिल जाएगी। माहीगीर की बात करते हैं तो आपको इस्लाम जो बेसिकली है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। खारवार की बात करते हैं, कर्मा में देखने को मिल जाएगा। सॉरी है ना, आई एम जस्ट टेलिंग यू रॉन्ग ना। चलो, ऑल आर करेक्टली मैच, सारे के सारे इसमें करेक्टली मैच है, ठीक है। थारू आपका क्या बनाती है, बाजार फेस्टिवल मनाते हैं। माहीगीर आपके इस्लाम रिलीजन को बिलोंग करते हैं। खारवार आपका कर्मा डांस करते हैं। थारू की बात करते हैं बिजनौर में मिलेगा। खारवार आपको सोनभद्र एरिया में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट आते हैं फेयर एंड फेस्टिवल। कैलाश फेयर आपका आगरा में आता है। सोरोन मेला आपका कासगंज में। ढाई घाट फेयर आपका शाहजहांपुर में आता है। एंड परिक्रमा फेयर आपका अयोध्या में देखने को मिलता है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, कि अगर मैं इस क्वेश्चन को नहीं भी जानती ना तो मैं ट्राई करने का कोशिश करती। जैसे मुझे कुछ भी नहीं आता तो मैं 1-2 50-50 तक तो आ जाती। कैसे आती, परिक्रमा आपको पता है ना, परिक्रमा बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपने सुना होगा राम मंदिर की परिक्रमा चलती है, तो उससे यू कुड हैव गेस कि अयोध्या में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 1-2 हो जाता, तो आप ट्राई करते। कैलाश आपका आगरा में, सोरोन कासगंज, ढाई घाट आपका शाहजहांपुर। ढाई घाट तो आपने आई थिंक सुना होगा अगर आप पढ़ रहे हो तो। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट नहीं सुना है तो भी कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन में करेंगे, आराम से हो जाएगा सॉल्व, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। पेपर अगर आप सिर्फ ये टेस्ट सीरीज भी लगा ले रहे हैं ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा पेपर निकालना। चलो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा वरना। उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में आते हैं, दिसंबर 2002 में इसको लाया गया था। हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, 1980 में, तो 2 बार नेशनलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। पहला 1969 में हुआ था, 14 बैंक किए गए थे। दूसरा 1980 में किए गए थे, इसमें 6 बैंक किए गए थे। फिर आते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, आपको कहाँ देखने को मिलता है, हैदराबाद में। देखिए रूरल है बट बहुत ही अर्बनाइज एरिया में देखने को मिल रहा है। फिर आते हैं हाथीगुम्पा, आपको पता है उड़ीसा में है, इसमें करेक्टली मैच नहीं है वो बताना है। हाथीगुम्पा उड़ीसा में है। बाघ केव्स आपकी मध्य प्रदेश में। एलोरा अजंता आपका मध्य प्रदेश में। नागार्जुन हिल्स आपकी बिहार में है, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं आपका लिस्ट 1 टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो अनवर सुहेल, ध्यान रखिएगा, अबुल फजल जी की किताब है। और ये पंचतंत्र का, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पंचतंत्र का बेसिकली पर्शियन में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, अनुवाद देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक और है, उनके बारे में भी देखेंगे जिन्होंने पंचतंत्र का अनुवाद किया, तो वो भी पूछा गया था एग्जाम में। अनवर सुहेल, अबुल फजल की है। आलमगीर नामा, ये आपका मोहम्मद काजिम का देखने को मिल जाएगा। हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई जाना है। पातशाह नामा आपका अब्दुल हमीद लाहौरी जी ने किया, तो ये ध्यान रखिएगा, सारे के सारे पूछे जाते हैं बार बार। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रिपब्लिक ऑफ बुद्धा पीरियड, सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल पीरियड कौन सा था इस टाइम पे रिपब्लिक, तो आपको लिच्छवी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपना नेक्स्ट क्या देखने को मिल रहा है, सलेखना। सलेखना आपको पता है, सलेखना बेसिकली एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू फास्टिंग करके जो आपके जैन मॉन्क्स होते हैं वो अपनी बॉडी को गिव अप करते हैं, तो गिव अप द बॉडी बाय फास्टिंग इज सलेखना होता है। फिर बुक की बात करते हैं, फवायद उल फवाद की बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन है ऑफ टीचिंग्स एंड कन्वर्सेशन ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया, तो अमीर हसन सिद्दी की बेसिकली बुक देखने को मिल जाएगी आपको, ठीक है। आमिर हसन सिद्दी निजामुद्दीन औलिया जी पे है। एंड फवेदुल फवाद, निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य अगर आपको पता हो तो अमीर खुसरो जी माने जाते हैं, बट वो सूफी संत में नहीं आते हैं, ठीक। फिर आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट बिल्ड बाय इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने इसमें से कौन सा बिल्ड नहीं किया है, तो अलाई दरवाजा आपको पता है, अलाई अलाउद्दीन से बना था, तो अलाउद्दीन खिलजी जी ने बनवाया था 1311 में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इल्तुतमिश ने क्या क्या बनवाया था, आपका सुल्तानगढ़ी, अतारकिंस दरवाजा, जामा मस्जिद ऑफ बदायूं, ये सारी चीज़ें आपकी किसने बनवाई है अगर आप देखेंगे तो इल्तुतमिश ने। सुल्तानगढ़ी, अतारकिंस दरवाजा, जामा मस्जिद ऑफ बदायूं देखने को मिल जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज लास्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अगर आप देखेंगे तो मोपला रेबेलियन आपका लास्ट में आ जाएगा। देखिए होम रूल अगर आपको याद हो तो होम रूल वाज 1960 में आया था, 2 तरीके के मूवमेंट अगर आप देखेंगे। फिर जलियांवाला बाग 1990 में आया था। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग ये भी 1906 में हुआ था। तो सबसे लास्ट में आपका मोपला विद्रोह हुआ था, वो केरला वाला 1921 में, वो हिंदू बेसिकली जमींदार से मुस्लिम हो, तो उसके बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। देन नेक्स्ट आते हैं रामानुज की बात करते हैं, तो रामानुज राम से बेसिकली आप ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। समथिंग विशिष्टवाद देखने को मिल रहा है। माधवाचार्य अगर आप देखेंगे द्वैतवाद देखने को मिल रहा है। निम्बर की अगर आप
बात करते हैं द्वैता द्वैत होता है, वल्लभ का आपको शुद्ध द्वैत देखने को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा रामानुज विशिष्ट है, माधवा द्वैतवाद है, निम्बर का आपका द्वैत द्वैत है, वल्लभ आपके शुद्ध द्वैत देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो आपको बताते हैं, मतलब कुछ इसमें अगर निमानिक्स में बना पाती हूँ, अभी तो फिलहाल जल्दी में कर रहे हैं हम लोग, तो बाद में मैं बता देती हूँ आपको। लोकल विंड पे आते हैं तो लोकल विंड देखिए सामल आपको मेसोपोटामिया में देखने को मिल जाएगा, मीसो सोमल। ठीक है, ब्लैक रोलर की बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका, ब्लैक रोलर यानी ब्लैक पीपल्स को रोल किया जा रहा है, तो कहाँ पर होगा, अमेरिका में ही होगा, तो ध्यान रखिएगा नॉर्थन अमेरिका में है। अभी भी वो आपको मुझे जैंग फ्लॉयड करके नाम थे ना, मैं नाम भूल गई उनका, जिनको है ना उनके नेक पे रख के वो पुलिस वालों ने वो कर दिया था, तो ध्यान रखिएगा ब्लैक पीपल को रोल किया जा रहा है नॉर्थन अमेरिका में। लिवांटर अगर आप देखेंगे स्पेन में है, एंड हबूब आपका सुडान में है। ठीक है, देन जापान की लार्जेस्ट प्लेन जो कांटो है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, कौन से आइलैंड पे, तो होन्शू में है। ध्यान रखिएगा लार्जेस्ट प्लेन एरिया है। ठीक है, जो ऐसे बेसिकली जैसे एलुवियल प्लेन वगैरह मिलता है। फिर लद्दाख की बात करते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, विच आर द फॉलोइंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया। जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन है आपका मलेशिया में एंड इंडोनेशिया में, उसको किस नाम से जानते हैं, लद्दाख नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन के नाम भी इंपॉर्टेंट है। मेसिटा प्लाटो की बात करते हैं, कहाँ पर सिचुएटेड है, फ्रांस में, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे स्पेन एंड पुर्तगाल में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, द पायरीन्स माउंटेन्स क्या करते हैं, फ्रांस और स्पेन के बीच की बाउंड्री फॉर्म करते हैं। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पायरीन्स किसके बीच में आएगा, फ्रांस एंड स्पेन। मेसिटा कहाँ पर है, स्पेन एंड पुर्तगाल में, फ्रेंच में नहीं है, तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा। फिर आते हैं लेक पे, माराकैबो आपको वेनेजुएला में देखने को मिल जाएगा। फिर लदोस्को, ये आपको रशिया में देखने को मिल जाएगा। लदोस्को जैसे अगर आप देखते हैं ना मॉस्को, तो ऐसे लदोस्को ये रशिया में है। ठीक है, मिशिगन की बात करते हैं तो आपको इस यूएस में है। बालकश आपको पता है आपको कजाकिस्तान में, ईरान में नहीं है ये। फिर नेक्स्ट अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना, होम ऑफ फॉलोइंग नोन एज डंका शाह। डंका शाह ये बार बार आपको देखने को मिला है, मौलवी अहमदुल्ला शाह, इसका नाम नाम ध्यान रखिएगा। दामिनी को की बात करते हैं, वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सेटल विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज, कौन सी कम्युनिटी को सेटल करने के लिए दामिन को बनाया गया था, संथल को। ठीक है, संथल जो आपका था उनको सेटल करने के लिए आपका ये बनाया गया था। हु इज द ऑथर ऑफ 16th सेंचुरी संस्कृत वर्क ब्रज भक्ति विलास, तो ये नारायण भट्ट जी की बेसिकली काम है। फिर 12th सेंचुरी के आसपास सूफी सिलसिलास बिगेन टू शेप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। अगर आप देखेंगे तो क्या इसमें सही है, कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट बिटवीन मास्टर एंड डिसिपल, जो लगातार गुरु शिष्य का बेसिकली कॉन्टैक्ट था, उसकी वजह से वो रीजन था इसका। दूसरा अनइंटरप्टेड स्पिरिचुअल लिनेज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद का बिना अनइंटरप्ट के आपको स्पिरिचुअल लिनेज देखने को मिल रहा था। वो ट्रांसफर ऑफ स्पिरिचुअल पावर एंड ब्लेसिंग्स टू डिवोटीज, जो आपकी स्पिरिचुअल पावर थी एंड ब्लेसिंग्स वो डिवोटीज को ट्रांसफर होती चली जाती थी। दूसरा अगर बात करते हैं 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्तोत्रास थ्रोज लाइट ऑन बेसिकली मैरिज सेरेमनीज। अगर आप देखेंगे तो कौन से स्त्रोत थे जो आपके क्या करते हैं मैरिज सेरेमनीज पे देखते थे, सूर्य सूक्त था। सूक्त कौन था, 10th मंडल का ऋग्वेदा में, आपको ऋग्वेदा में मंडल्स देखने को मिल जाते हैं। तो जो 10वां मंडल था उसमें आपको सूर्य सूक्त में जो शादी या मैरिज से रिलेटेड आपके बेसिकली स्त्रोत है। आई एम जस्ट गेटिंग द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, सॉरी फॉर दैट। क्या कहते हैं उसको, श्लोक अगर आप समझिए। ठीक है, तो वो उसमें देखने को मिल रहा है। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कैलकुलेटिव कल्चर्स। अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका आहार देखने को मिल जाएगा कल्चर। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कायद कल्चर आया था। फिर अगर आप देखेंगे आपका मालवा आया था, सबसे लास्ट में आपका जॉर्वे, सबसे रिसेंट आपका जॉर्वे कल्चर है। तो कल्चर ध्यान रखिएगा। साउथ इंडिया की बात करते हैं, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने स्टैब्लिश किया था पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611, बहुत बार पूछ चुके हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं तो पहला गवर्नमेंट आपकी बनाई गई थी। बलिया में किसने बनाया था, ये भी बार बार देख चुके हैं, अगस्त 1942 में चित्तू पांडे जी ने। ठीक है, तो यूपी का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं कौन सा इसमें से सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा स्थावर की बात करते हैं सेक्ट ऑफ जैवनिज्म में, नहीं गलत है ये, क्योंकि थेरावाद की बात करते हैं स्थावरवाद, ये आपका सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में आया था, नहीं उसका सेक्ट है। फिर निकाय की बात करते हैं, ये आपके टेक्स्ट से किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करते हैं, वो रिटन इन पाली लैंग्वेज, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, महावीर गेव हिज सरमन्स इन अर्धमगधी, तो ये भी सही है, महावीर ने अपने सरमन किस में दिए थे, अर्धमगधी में दिए थे। राजपूत पीरियड की बात करते हैं 650 से 1000 AD तक, क्या इसमें से करेक्ट नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म की बात करते हैं तो ये ठीक है हुआ था उस टाइम पे। इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स, नहीं उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ये डिक्लाइन हुआ था। एंड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ गोल्ड करेंसी, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। डिक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब आप थोड़ा सा कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट देख सकते थे। देखिए इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड डिक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, तो दोनों कंट्रास्ट है। अब आपको ये सोचना था कि दोनों चीजें आपकी क्या हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं। ठीक है, दिस इज लॉजिकल गेसिंग, जो लोग कहते हैं ना कि ऐसे एनिमेशन नहीं, लॉजिकल गेसिंग करनी है। तो ये दोनों अपोजिट है, यानी दोनों में से एक आंसर होगा। दूसरी चीज आप देखिए, एंड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ गोल्ड करेंसी, अगर ट्रेड ज्यादा हो रहा होता तो क्या एंड होती गोल्ड करेंसी, नहीं होती, वो क्या होती, बढ़ जाती। तो ये आंसर आपका नहीं होगा। यानी अगर आप देखेंगे एंड हो रहा है, गोल्ड करेंसी एंड हो रही है, तो आपका फॉरेन ट्रेड डिक्रीज होगा। आपका कंट्रास्ट में स्टेटमेंट बचा से
ये और आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कुड बेसिकली गेस लॉजिकली, है ना, ताकि आपका आंसर गलत भी ना हो। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ हिमालयस अल्पाइन पास्चर्स आर फाउंड। अगर आप देखेंगे अल्पाइन पास्चर्स की बात करते हैं तो मिडिल हिमालयस में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा टेम्परेट वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब कश्मीर में इसको मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, ठीक है। यूके में इसको बुगियाल या पगाल कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभार। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। जोजिला अगर आप देखेंगे तो ये आपका इंडस नदी के किनारे है। शिपकिला अगर आप देखेंगे सतलज के पास में है। ज़िलपला आपका तिस्ता के पास में। तो सिर्फ थर्ड सही है, पहले दोनों गलत है। जोजिला आपका इंडस है, शिपकिला आपका सतलज है, दोनों गलत करके दिया हुआ है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बड़ा अगर आप देखेंगे तो आपको नेपाल कौन सा देखने को मिल जाएगा, आपका कुमाऊं हिमालयस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा आपको कुमाऊं हिमालयस इनफैक्ट, ठीक है। अगर आप देखेंगे पंजाब का एरिया, देन आपका कुमाऊं, देन आपका नेपाल वाला, देन आपका आसाम। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका पंजाब है, दिस इज आपका कुमाऊं। उत्तराखंड का एरिया सबसे छोटा है तो सबसे कम आपका कुमाऊं हो जाएगा। फिर आपका पंजाब आ जाएगा। देन अगर आप देखेंगे तो आपको आसाम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद सबसे बड़ा आपका नेपाल का एरिया, तो आपको नेपाल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये भी गेसिंग से कर सकते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मैकाल प्लेटो। कौन सी नहीं निकलती है, ताप्ती नहीं निकलती है, ठीक है। ये हाईएस्ट पीक अमरकंटक है, मुल्ताई अगर आप देखेंगे बैतूल में, वहां से आपकी ताप्ती निकलती है। अदरवाइज नर्मदा, सोन महानदी की बात करते हैं, सारे के सारे मैकाल प्लेटो से निकलते हैं। अनामुडी पिक की बात करते हैं, एज अ सेंटर पॉइंट ऑफ 3 हिल्स। 3 हिल्स का यह सेंटर पॉइंट मिलता है। कौन सा है, कार्डमम, पलानी और अन्नामलाई। ध्यान रखिएगा, नागरकोइल यहाँ पर नहीं आता है। कार्डमम, पलानी और अन्नामलाई 3 का अगर आप देखेंगे सेंटर पॉइंट आपको अनामुडी देखने को मिल जाएगा, CPA, ठीक है। या फिर अगर आप देखेंगे अन्नामुडी पीक है, कहाँ पर है, कैप में, ठीक है। कार्डमम, पलानी और कार्डमम, अन्नामलाई और पलानी, ठीक है। तो कैप से ध्यान रखिएगा, अन्नामुडी कैप है और कैप किसके है तो वो देख लेंगे। न्यू पॉपुलेशन बॉम्ब की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज इन द वर्ल्ड। यानी तीसरा जो वर्ल्ड आपको देखने को मिल रहा है उसमें जो आपकी रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन है सिटीज की, उसको न्यू पॉपुलेशन बॉम्ब कहते हैं। देन नेक्स्ट पे आते हैं अपने दूसरे पार्ट पे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बात करते हैं। ये योजना कब स्टार्ट की गई थी, 2005 में, जी नहीं, 2004 में लाई गई थी। फिर मिड डे मील प्रोग्राम की बात करते हैं, ये उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की गई थी 1995 में। ये आपका करेक्ट है। तो पहला आपका बेसिकली पहला आपका क्या है, इनकरेक्ट बताना था, तो पहला आपका इनकरेक्ट है, दूसरा आपका करेक्ट है। 2004 में लाया गया था। मिड डे मील आपका 1995 में। फ्रॉम विच मेजर साइट ऑफ मेसोलिथिक पीरियड इन उत्तर प्रदेश वाज अ वॉर। ये बार बार आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि ऐसी कौन सी मेसोलिथिक साइट है यूपी में जहां पर वॉर या ह्यूमन इन्वेजन का आपको एग्जाम्पल एविडेंस देखने को मिलता है। तो सराय नहर नाय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सराय नहर नाय में आपको देखने को मिलता है। क्लासिफाइड नंबर अर्बन सेंटर कितने हैं इंडिया में, 6 आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आते हैं 1990, अब यहाँ पर ही आपको मैसा फॉलोइंग दिखा है, 1901 से लेकर 1921 बहुत स्लो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ऑब्वियस बात है, ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे, ठीक है। गांधी का अराइवल हो रहा है, बहुत सारे बेसिकली मुस्लिम लीग फॉर्म हो रही है। ऑब्वियस बात है, बहुत स्लो ग्रोथ रही होगी। 1921 से 51 की अगर आप बात करेंगे तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि इस टाइम पे आपको परमानेंट ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है। उसी बीच में इंडिया क्या हो रहा होता है, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला था। एंड उसके बीच में अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर वगैरह आया तो ब्रिटिशर्स पे बहुत ज़्यादा वो भी आ रहा था, ठीक है, कि इनको आज़ाद कर दिया जाए। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एक तरीके से प्रेशर डाल रहे थे अलग अलग कंट्रीज। तो एक परमानेंट ग्रोथ देखने को मिली है। 1951 से 81 जब आज़ाद हो गया तो बहुत रैपिड ग्रोथ होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्योंकि इंडिया का पूरा फोकस अपने ऊपर आ जाएगा। 81 से 2001 तक अगर आप देखेंगे रैपिड एंड डेफिनेट साइंस ऑफ डिक्लाइन, यानी यहाँ पर रैपिड ग्रोथ भी हो रही है, बट क्योंकि रिसोर्सेज कम थे तो थोड़ा रैपिड साइंस ऑफ डिक्लाइन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं मैच उसमें। देन नेक्स्ट आते हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज एक्सेप्टेड फॉर डिफाइनिंग अ सेटलमेंट एज एन अर्बन सेंटर इन इंडिया। तो इसमें से क्या इसमें क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन साइज 5000 तक लगभग होना चाहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रेटर देन 400 पर स्क्वायर किलोमीटर। एंड बिजनेस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो ग्रेटर देन 75% मेल है वो किस में होने चाहिए, नॉन एग्री सेक्टर में होने चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, अर्बन सेक्टर बोलते हैं। फिजिकल एक्सपेंशन इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट की बात करते हैं। कौन पब्लिश करता है, यूएन देसा, यानी यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, इसको ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह, ये इनकरेक्ट है तो उसमें देखिएगा, ही यूज्ड टू ऑर्गेनाइज राहस डांस विच ही पेड इन द रोल ऑफ कृष्णा, ठीक है। तो ये सही है, राहस डांस परफॉर्म करते थे जिसमें रोल ऑफ कृष्णा होता था। ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ ठुमरी, वेरी करेक्ट। इनको फादर ऑफ ठुमरी का बेसिकली क्या माना जाता था, जनक माना जाता था। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे अ पपेट स्टाइल कॉल्ड, अगर आप देखेंगे गुलाबो सिताबो बेस्ड ऑन हिज लाइफ, ये क्या है इनकी लाइफ पे बेस्ड अगर आप देखेंगे तो कौन सा आपको पार्ट देखने को मिल जाएगा, गुलाबो सिताबो इनकी लाइफ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, हाँ, तो
नेक्स्ट क्या है, फिलिप एम हॉसर, नहीं इसके पहले इसको देख लेते हैं। ही पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, नहीं ये लखनऊ को बिलोंग करते थे, अगर आपको याद हो तो 1857 में लखनऊ से रिवॉल्ट में किसने पार्टिसिपेट किया था, बेगम हजरत महल, इनको पहले यहाँ से आउटस्टेड कर दिया गया था। तो राहत डांस कृष्णा का बेसिकली रोल प्ले करते थे, फादर ऑफ ठुमरी कहा जाता है, गुलाबो सिताबो उनकी लाइफ पर बेस्ड है, 1857 में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिलिप एम हॉसर की बात करते हैं, कॉल्ड माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज एज पॉपुलेशन इम्प्लोजन। तो अगर आप देखेंगे जो लोगों का माइग्रेशन होता है रूरल से अर्बन की तरफ, जिसको अर्बनाइजेशन मेट्रोपोलिटाइजेशन कहते हैं, उसको पॉपुलेशन इम्प्लोजन भी कहते हैं। तो ये दोनों टर्म याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, रैपिड इंक्रीज आपको पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। पॉपुलेशन डिस्प्लोजन क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एथनिक, बेसिकली अगर आप देखेंगे इनसाइड और कहाँ पर आपके अर्बन पॉपुलेशन में एथनिक बहुत ज्यादा बेसिकली अगर आपको देखने को मिल रहा है इधर, है ना, जो भी आपका डिस्टर्बेंस या डेफिनेट प्रोपोर्शन में उसमें देखने को मिल रहा है, तो आपका पॉपुलेशन डिस्प्लोजन होता है। पॉपुलेशन टेक्नोप्लोजन क्या होता है, ये सारी चीजें यानी पॉपुलेशन से जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, जो सारी स्टडी है, इन सबको स्टडी करना है टेक्नोप्लोजन। तो ध्यान रखिएगा, रूरल से अर्बन, अर्बनाइजेशन, मेट्रोपोलिटाइजेशन, ये इम्प्लोजन होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज नॉट अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो बस्ती नहीं है, गोरखपुर है, मुरादाबाद है, शाहजहांपुर है, 17th आपकी शाहजहांपुर बनाई गई है, ध्यान रखिएगा, बस्ती आपकी इसमें म्युनिसिपल एमसी में नहीं आता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द पेयर्स ऑफ द लीडर्स आर करेक्टली मैच्ड। कौन सा इसमें है स्वदेशी मूवमेंट में स्टार्ट हुआ था जो आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल की तरह, ठीक है, लीडर और वो सही मैच किए गए। तो बॉम्बे में लोकमान्य तिलक जी थे, वेरी सही है। दिल्ली में अगर आप देखेंगे सैयद हैदर राजा, मद्रास में आपके चिदम्बरम पिल्लई थे, सी राजगोपालाचारी नहीं थे। तो बॉम्बे में लोकमान्य तिलक थे, स्वदेशी मूवमेंट को लीड कर रहे थे, दिल्ली में सैयद हैदर राजा थे, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। नेशनल सीड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर की बात करते हैं तो बनारस में, ठीक है, बीज अगर आप देखेंगे तो कहाँ पर इसका रिसर्च होता है, तो बनारस में। विच पोएट ऑफ द इरानियन अर्शियन वर्स स्टाइल वाज अपॉइंटेड कोर्ट पोएट बाय शाहजहां, शाहजहां ने किसको बेसिकली अपना इरानियन पर्शियन स्टाइल का बेसिकली कोर्ट पोएट अपॉइंट किया था, तो कालिम को किया था। और इन्हीं के पीरियड को हम लोग गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं। फिर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट की बात करते हैं, 2003 में इसको लाया गया था। मेन काम क्या था, तो अबॉलिश फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट आपको पता ना, मतलब एक तरीके से सिंपल भाषा में समझिए, पूरा भारत एज अ होल कितना खर्च कर रहा है, कितना कमा रहा है, ठीक है, जितना कमा रहा है उससे ज्यादा खर्च कर रहा है, दोनों के डिफरेंस को फिस्कल डेफिसिट बोलेंगे। अब इसी को मैनेज करने के लिए, खत्म करने के लिए फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट को मैनेज करने का एक्ट आया था 2003 में। नेक्स्ट देखते हैं, रिगार्डिंग द ऑर्डिनेंस इशूड बाय प्रेसिडेंट, अब जो भी ऑर्डिनेंस इशू करता है वो अंडर द आर्टिकल 123 करता है, वेरी गुड। यहाँ पर देखेंगे क्या सही नहीं है, दिस इज इशूड ड्यूरिंग द नॉन ऑपरेशन ऑफ सेशन ऑफ बोथ, ऑब्वियसली बात है, लोकसभा राज्यसभा नहीं होंगे तभी वो इशू कर सकते हैं, करेक्ट। इंपैक्ट ऑफ दिस लाइक द एक्ट मेड बाय पार्लियामेंट, ऑब्वियसली बात है, जब एक्ट नहीं बन रहे हैं तो ये जो ऑर्डिनेंस होगा ये किसी कानून की तरह ही काम करेगा। एंड अप्रूवल ऑफ दिस शुड बी डन विद इन द 6 वीक्स ऑफ द स्टार्ट ऑफ पार्लियामेंट सेशन, यानी जैसे ही आपका पार्लियामेंट, आपका लोकसभा, आपका राज्यसभा बैठता है, इसके 6 हफ्ते के अंदर इसका पास होना जरूरी होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही, यानी इसमें से गलत कोई भी नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट अपना आते हैं, दूसरा कौन सा देखने को मिल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अल्बिनिज्म इज जेनेटिक डिजीज, ठीक है, अल्बिनिज्म आपका जेनेटिक डिजीज है। विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर, येस एंटी स्टेरिलिटी है, क्योंकि विटामिन ई ही नहीं होता है तभी आप देखेंगे तो लोगों की एजिंग होती है, अगर आप देखेंगे तो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। तो एंटी स्टेरिलिटी अगर आप देखेंगे तो आपको विटामिन ई होता है। एसाफेटिडा की बात करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स, नहीं, तो जो फेरुला आपकी प्लांट स्पीशीज होती है उसका जो रूट होता है, रूट के लेटेक्स से एक तरीके का गमी सब्सटेंस निकलता है, उसी से आपका एसाफेटिडा यानी हींग बनता है, ठीक है। तो फ्रूट से नहीं निकलता, थर्ड गलत हो जाएगा, 1 और 2 करेक्ट हो जाएंगे। साइड क्वेश्चन भी देखते हुए चलते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कम्स अंडर विच फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर आप देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। अब क्यों सेकेंडरी सेक्टर में आता है, सेकेंडरी में आपको पता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग चीजें आएंगी, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कैसे आएंगी, एक तरीके से मैन्युफैक्चर का काम कर रही है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाए सेकेंडरी में। प्राइमरी में आपको पता है, सॉरी, एग्रीकल्चर लीड आती है, टेरिशरी में आपकी सर्विसेज आती है। देन नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फैक्टर्स एक्सीलरेटिंग द पीएम गति शक्ति मिशन, कौन सा नहीं। अब गति शक्ति अगर आपको पता हो ना, कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक्स की बात कर रहा है कि आप कोई चीज ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहे हैं, तो आपको उसमें से एलिमिनेट करना है कौन सा उसमें नहीं है, ठीक है। आप देखिए खुद एलिमिनेट कर लेंगे, रोड ऑब्वियसली बात है उसमें आएगा, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो मेन, इसका मेन पर्पज ही यही था। एयरपोर्ट, इसमें भी आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन होता है। फर्टिलाइजर कहाँ क्या कर रहा है, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, बट ये खुद से ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा ना करेगा कि फर्टिलाइजर के पहिए लगा दिए हमने एंड उसके ऊपर कुछ सामान लेके ट्रांसपोर्ट कर रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल ना। तो पीएम गति शक्ति में इसको हम रूल आउट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो आपका आर्टिकल 14 में है, ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। तो अमेरिका जो लोगों की प्रोटेक्शन नहीं कर रहा है, देखा आपने, अभी हमने फ्लॉयड की बात की, याद करते हुए चलना है। ब्लैक रोलर हमने देखी थी, विंड यहाँ पर,
ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। फिर ब्रिटेन की बात करते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिन्होंने कभी हमारे साथ इक्वालिटी नहीं की वो इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ध्यान रखिएगा ब्रिटेन में इक्वालिटी बिफोर लॉ, कंफ्यूजन हो सकती है। अमेरिका में प्रोटेक्शन वाला आएगा जो प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करते। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड एवरी ईयर बाय विच डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो इकोनॉमिक सर्वे कौन लेके आता है, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। फिर इसमें से गन पाउडर की बात करते हैं और फर्टिलाइजर की तरह, दोनों की तरह कौन यूज होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट, ध्यान रखिएगा पोटेशियम नाइट्रेट, गन पाउडर और फर्टिलाइजर दोनों की तरह यूज होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज एक्सेप्शन टू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 170 इन विच इट इज सेड दैट फॉर द कंस्टिट्यूटिंग अ स्टेट एज लेजिस्लेटिव असेंबली देयर विल नॉट बी लेस देन 60 मेंबर्स। यानी आर्टिकल 170 क्या कहता है कि आपके जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें 60 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए, लेस देन 60 नहीं होने चाहिए। बट आप एक बात बताओ, आपकी पॉपुलेशन ही इतनी कम है कि वहां आप 60 से कम मेंबर आपको रखने ही रखने हैं, तब आप क्या करोगे, तब आपको एक्सेप्शन दिया जाएगा। एंड ऐसा एक एक्सेप्शन सिक्किम को दिया गया है। पॉपुलेशन बहुत कम है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, वहां पर पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत कम है, इसीलिए वहां पर ये एक्सेप्शन दिया गया आर्टिकल 170 के तहत कि भाई तुम 60 से कम मेंबर अपने असेंबली में रख सकते हो। देन इफ in economy workers are ready to work at the prevailing wage rate but they do not get work even at the wage rate such employment rate। अब देखिए बेरोजगारी बहुत तरीके की होती है, ठीक है। डिस्गाइज आपको पता है, खेत है, एक खेत का पोर्शन है, उसमें 3 लोग काम कर सकते हैं, बट उसमें क्योंकि फैमिली के बाकी मेंबर खाली बैठे तो 5 लोग लगे रहेंगे, दिस इज डिस्गाइज। 3 लोग काम कर सकते हैं, 2 लोग एक्स्ट्रा है, इसको डिस्गाइज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है, किसी इकोनॉमी में वर्कर्स काम करना चाह रहे हैं किसी एक प्रिवेलिंग वेज रेट पे, बट उनको काम नहीं मिल रहा है इवन एट दैट वेज रेट, उस वेज रेट पे भी उनको काम नहीं मिल रहा है, तो उस एम्प्लॉयमेंट को हम लोग इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि बिना मर्जी के अनएम्प्लॉयड बैठे ये, ठीक है ना। फाइनेंस की मतलब वो वॉलंटरी है काम करने के लिए, बट वो उनको काम नहीं मिल रहा है। द फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड आफ्टर एवरी 5 years, सही है, टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। अब आप देखिए, आपका एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, एक आपका सेंटर का फाइनेंस कमीशन होता है। तो स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन है वो हर 5 साल पे बनाया जाएगा, वही आपके पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के फाइनेंशियल पोजीशन को देखेगा। कौन बनाएगा, सेंटर का प्रेसिडेंट था, स्टेट का आपका गवर्नर था, वेरी गुड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे आता है, बैंक्स operating in India are required to keep some percentage of their total deposit in the form of liquid funds and the rest in the form of gold and approved securities। currently 18% है। अब आप देखिए बैंक क्या करता है ना, अब मान लीजिए बैंक ने बहुत सारे लोगों से सेविंग 10 करोड़ की कर ली, अब उसने 10 करोड़ का लोन ले लिया, लोन दे दिया किसी को, भाई लोन ले, तो उससे उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। बैंक तो चाहेगा ज्यादा से ज्यादा पैसा लोन दे दे, 9 करोड़ दे दिया मान लीजिए, बैंक के पास कितना बड़ा, 1 करोड़ रुपए बचे। अब जो लोग सेविंग निकालने आ रहे थे, मान लो उन्होंने 2 करोड़ रुपए मांग लिए, बैंक कहाँ से रहेगा, बैंक के पास नहीं है, इसी को बोलते हैं बैंक दिवालिया जा रहा है, ठीक है। तो क्यों इस तरीके की सिचुएशन का क्रिएट ना हो, तो आरबीआई कुछ नॉर्म्स निकालता है, देखो भाई तुम्हें 10 करोड़ रुपए मिले हैं, तुम इसमें से सिर्फ 6 करोड़ ही क्या कर सकते हो, लोन पे दे सकते हो, सिर्फ 5 करोड़ लोन पे दे सकते हो, बाकी 2 करोड़ तुम्हें मेरे पास रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब बैंक भी झूठ बोल दे कि भाई मैंने 6 करोड़ 5 करोड़ ही दिए, 5 करोड़ मेरे पास है, जबकि वो 5 करोड़ से ज्यादा दे चुका हो। तो इसीलिए आरबीआई कहता है तुम ये जो 5 करोड़ मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरे पास रखोगे, अलग अलग फॉर्म में रखोगे। उसका एक फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं SLR। SLR is what? Statutory liquidity ratio। Now what is SLR? इसमें क्या करता है कि जो भी आपका बैंक है लो लिक्विड फंड्स के रूप में, गोल्ड के रूप में या आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के रूप में उसको खरीद के रखता है, ठीक है। ताकि इनकेस कभी ऐसा कोई तरीका आ रहा है, ऐसा कोई मतलब सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसमें सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को अगर अपने पैसे चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो बैंक के पास उतने पैसे रहें, ठीक। और करेंटली 18% पे तो उसको SLR बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड फंड्स के रूप में या गोल्ड एंड अप्रूव के फंड्स में जब बैंक ऑपरेट इन इंडिया कुछ परसेंटेज रखता है अपने टोटल डिपॉजिट का, तो उसको हम लोग SLR बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, हमारा क्या है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये आपका हैदराबाद में है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च की बात करते हैं तो आपका मैसूर में देखने को मिल जाएगा। फॉडर, ग्रास एंड फॉडर मैंने आपको पहले बताया था, घास आपको कहाँ मिलेगी, झांसी में, घास झांसी में। फिर वेजिटेबल आपका बनारस में, तो ध्यान रखिएगा। द बुक स्टोरी ऑफ बरदोली की बात करते हैं, किसने बताई थी, महादेव देसाई ने। आपको महात्मा गांधी लग सकते हैं, पटेल जी लग सकते हैं, नहीं बट है कौन, महादेव देसाई। नेक्स्ट आते हैं, द नेम ऑफ सातवाहन किंग्स आर मैट्रियार्कल बट द सन वाज हायर टू द थ्रोन। जो सातवाहन किंग्स के राजा होते थे, जो बच्चे होते थे, बेसिकली बेटे लोग, उनका जो नाम होता था वो मैट्रियार्कल होता था ना, माता के नाम पे, बेसिकली मम्मी के नाम पे रखा जाता था। बट जो हायरार्की चलती थी वो कैसी थी, सन ही आता था, ऐसा नहीं कि बेटी आ जाएगी, थ्रोन पे सन ही आता था। द फर्स्ट साइन ऑफ फ्यूडलिज्म इज विजिबल फ्रॉम सातवाहन। जो पहला साइन था फ्यूडलिज्म का वो कहाँ से देखने को मिलता है, सातवाहन के टाइम पे। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, इनकरेक्ट पूछा है कोई भी नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है, प्रोसेस विच रिजल्ट इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द मींस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंट्री, कंटिन्यूअस एंड लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम एंड इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। यही तो हम कहते हैं कि इंडिया को इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत है, हर कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। यानी जितने आपके पास
टोटल अगर आप देखेंगे आपकी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आप उसको अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हो, ठीक है, आप नेशनल इनकम कंट्री के लिए अच्छे से इनकम जनरेट कर पा रहे हो, कैपिटल इनकम जनरेट बना पा रहे हो, एंड जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वेलफेयर है, उसको आप लगातार बढ़ाते चले जा रहे हो। ये आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का बेसिकली डेफिनेशन है। देखिए कितना ईजी सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नाउ इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब यहाँ पर हो सकता है कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बन अंडर डेवलपमेंट, अंडर तो कोई नहीं लिखता, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर सकते थे। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अ डिमांड टू सेपरेट द जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव वर्क मेड। तो देखिए कौन से सेशन में अगर आप देखेंगे आपका क्या रखा गया था, डिमांड ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड किया गया था। सबसे पहले आते हैं 1905 में, अगर आप देखेंगे तो आपका सेशन था जीके गोखले जी का, बनारस में हुआ था। पहली बार स्वराज पे डिबेट 1905 में हुआ था। 1885 आपको पता है डब्ल्यूसी बनर्जी, बॉम्बे, इसमें पहला सेशन आपका हुआ था। फिर आते हैं 1903 में मद्रास में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ललित मोहन आपके थे बेसिकली जो प्रेसिडेंट थे, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑफिशियल जो सीक्रेट एक्ट था एंड इंडियन जो यूनिवर्सिटी एक्ट था उसको लाया गया था, ठीक है, उसको बेसिकली विड्रॉ करने की बात की गई थी। यानी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था जिसके तहत बहुत सारे है ना चार्जेस लगा दिए जाते थे कि भाई आपने सीक्रेसी हटाई है तो आपके ऊपर ये चार्ज लगेंगे, वो सारी चीजें हटा के यहाँ से ये आपका आईएनसी में इस पर डिबेट हुआ था। 1886 का वो सेशन था अगर आप देखेंगे कोलकाता का, जिसको दादा भाई नौरोजी जी ने क्या किया था, लीड किया था, प्रिसाइड किया था। यहाँ पर जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने की बात की गई थी। बाकी सेशन भी याद रखिएगा। 1905 गोखले बनारस, पहली बार स्वराज का डिबेट। 1885 आपको पता है पहली बार हुआ था डब्ल्यूसी बनर्जी बॉम्बे। 1903 मद्रास, ललित मोहन, एंड यहाँ पर ओएसए और इंडियन यूनिवर्सिटीज की बात आई थी। एशियाटिक रिसर्चर्स मैगजीन की बात करते हैं, कौन पब्लिश करता है, सर विलियम जोन्स। हु अमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर, सबसे लंबा टेन्योर को किसका था, वाईवी चंद्रचूड़ जी का, ठीक है। नेक्स्ट अगर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट, इसमें से किसको इंडियन पार्लियामेंट से रिमूव नहीं किया जा सकता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इनको रिमूव नहीं किया जा सकता। सीएजी, प्रेसिडेंट एंड जज को आप रिमूव कर सकते हैं हाई कोर्ट के। देन फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन कब आया था, 1950, अगर आप देख सकते हैं। चेयरमैन कौन थे, बीजी खेर थे। कौन से आर्टिकल के तहत आया था, अंडर आर्टिकल 344। फिर नेक्स्ट देखते हैं इंडियन स्किल रिपोर्ट 2024 की बात करते हैं। हु हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट टू वर्क अमंग द यूथ इन इंडिया, यानी यूथ ऑन इंडिया सबसे ज्यादा काम कहाँ करना चाह रहे हैं, तो केरला में करना चाह रहे हैं। तो इस इंडियन स्किल रिपोर्ट 2024 की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। उस्ताद राशिद खान जी की बात करते हैं, जनवरी 2024 में पास अवे कर गए थे। बदायूं यूपी को बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से सिंगर थे ये, ख्याल सिंगर। अलग अलग टाइप की आपको बेसिकली गायकी देखने को मिल जाती है, तो जो ख्याल गायकी होती है उसकी बेसिकली एक तरीके से प्रोपोनेंट आपको देखने को मिल जाएंगे, उस्ताद राशिद खान। नेक्स्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच the following is are included in the state legislature। जैसे हम लोग अपना कैबिनेट पढ़ते हैं, अपना पार्लियामेंट पढ़ते हैं, तो उसमें आपको कौन सा आता है, प्रेसिडेंट आते हैं, आपका राज्यसभा, लोकसभा, सेम यहाँ पर गवर्नर आएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ पर है वहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका स्टेट लेजिस्लेचर फॉर्म करता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो ऑन जनवरी 1, 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट सैनिक स्कूल एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स इन मथुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। नहीं, यहाँ पर पहली बार जनवरी 1, 2024 को अगर आप देखेंगे, इंडिया यूपी का जो सबसे पहला गर्ल्स के लिए सैनिक स्कूल खोला गया मथुरा में, वो आपके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने खोला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, चीफ मिनिस्टर डॉक्टर संपूर्णानंद हैड स्टार्टेड द कंट्रीज फर्स्ट सैनिक स्कूल इन लखनऊ। और लखनऊ अगर आप देखेंगे अपने इंडिया का पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्टार्ट किया गया था, लखनऊ में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं सैनिक स्कूल, ये क्यों यहाँ पर इतना एम्फोसाइज किया जा रहा है, ओनली फॉर बॉयज होता था, गर्ल्स के लिए मथुरा में यूपी में पहली बार ये खोला गया, ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड ऑन 26 अक्टूबर 1946 वाज फ्रॉम मुस्लिम लीग। कौन से इसमें से अगर आप देखेंगे देखने को मिल जाएगा, इंटरिम गवर्नमेंट में जो 26 अक्टूबर 1946 को क्रिएट की गई थी, कौन से मेंबर इसमें मुस्लिम लीग के थे, तो आई चुंद्रीगार अगर आप देख सकते हैं ये आपके इसमें थे, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं CS भाभा जी की बात करते हैं, इनको पोर्ट्स एंड माइंस दिया गया था, ठीक है। इंडस्ट्री की बात करते हैं, सिविल सप्लाई जॉन मथाई के पास था, एंड आसफ अली की बात करते हैं तो इनके पास रेलवे था, ठीक है। आई चुंद्रीगार की बात करते हैं तो इनके पास कॉमर्स था। तो ये मिनिस्ट्रीज भी पूछी जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। दूसरा देखते हैं कि अमेरिका गॉट द टॉप रैंकिंग ग्लोबल फायरवर्क मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो ग्लोबल फायरवर्क मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग है 2024 की, अमेरिका इसमें किस पे फर्स्ट रैंक पे है, इंडिया को कौन सी रैंक मिली है, तो 4th रैंक है। फायर जो पावर है मिलिट्री की, उसके बारे में बात करें, ठीक है। कितने आपके पास आर्म्स हैं, बंदूकें हैं, कितने टैंकर्स हैं, वगैरह वगैरह। नाउ जनवरी 2024 की हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉमिनेटेड एज चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। अगर आप देखेंगे तो किसको नॉमिनेट किया गया था, चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का BR गवाई जी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट आते हैं इन जनवरी 2024 इंडियन नेवी चीफ एडमिरल R रविकुमार अनवील दृष्टि 10 स्टार लाइनर। आपके जनवरी 2024 में इंडिया के जो नेवी के चीफ एडमिरल R रविकुमार, उन्होंने दृष्टि 10 स्टार लाइनर को अनवील किया था, सबके सामने बेसिकली प्रदर्शित किया था। ये क्या है, इंडिजिनसली बिल्ट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है जिसपे कोई इंसान नहीं बैठेगा और अपने इंडिजिनसली तरीके से बिल्ड किया गया है इसको। दूसरा, 6 खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु में आपका हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है।
देन नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम। कैमरून ने लॉन्च किया है। कौन सी वैक्सीन है मलेरिया के अगेंस्ट में? मॉस्किरिक्स है, और इसको 2021 में आपके WHO ने अप्रूव भी किया हुआ है। ठीक है, दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम कैमरून में चल रहा है। ठीक है, कहाँ पर है? साउथ अफ्रीकन कंट्री है, आपको वेस्टर्न साइड में देखने को मिल जाएगा। देन नेक्स्ट आते हैं, जनवरी 2024 में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर 11 चलाई जा रही है। किसके बीच में? किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में, एंड ये कहाँ पर हो रही है? हिमाचल प्रदेश में। देन नेक्स्ट देखते हैं 19th नॉन अलाइंग मूवमेंट जो आपका समिट हुआ था वो आपका कहाँ पर हुआ था? कंपाला, युगांडा में, ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट आते हैं, विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश नो ईयर फार्मिंग फेस्टिवल 2024, ये कहाँ पर है? लखनऊ में हुआ है। पिछले साल भी अगर आपको याद हो तो यहाँ पर ही ऑर्गेनाइज किया गया, नहीं इसी साल का किया गया था ना, हाँ लखनऊ में, जनवरी में आई थिंक कुछ 8-9 जनवरी के आसपास हुआ था ना। नेक्स्ट आते हैं, अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो नए एम्बेसडर थे आपके इंडिया के WTO के कौन थे? वो आपके सेंथिल पांडियन। तो ध्यान रखिएगा, सेंथिल पांडियन आपके कौन थे? नए एम्बेसडर इंडिया के, कहाँ पर? WTO में। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण सिटी क्लीनेस रैंकिंग की बात करते हैं, ये आपने बार बार देखा होगा। इस बार 2 सिटीज आपकी टॉप कर रही हैं, सूरत एंड इंदौर। ध्यान रखिएगा, 2 सिटीज, हमेशा इंदौर आता था, इस बार सूरत ने साथ में, तो सेकंड पोजीशन पे आपका कोई भी नहीं है। ठीक है, सूरत इंदौर फर्स्ट पे ही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटेनर शिप नेम्ड OOCL वैलेंसिया। तो आपकी चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप बनाया है जिसका नाम क्या है? OOCL वैलेंसिया। इसमें कोई शक नहीं है कि कंटेनर की बजाय इसमें अपने आर्म्स और अपने जो आर्मी होती है उसको भी लेके ट्रेवल कर सकती है। नाउ 6 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते हैं, कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, और ये पहली बार हुआ था कि स्क्वैश को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2024 में जी राम मोहन राव वाज अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, किसके? सेबी के। तो जी राम मोहन राय आपसे नाम दे सकते हैं, या सेबी के नए डायरेक्टर कौन है आपके अपॉइंट में, वो पूछ सकते हैं। दोनों तरीके से ध्यान रखना है। गैब्रियल अटल की बात करते हैं, फर्स्ट होमोसेक्सुअल प्राइम मिनिस्टर बने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ के? फ्रांस के बन चुके हैं, गैब्रियल अटल। ठीक है, अब बिल वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू बैन द ब्रीडिंग एंड स्लॉटर ऑफ डॉग्स फॉर कंजप्शन। साउथ कोरिया में ऐसा किया गया कि वहाँ पर जो डॉग्स है अब उनकी ब्रीडिंग या उनके स्लॉटर पर रोक लगा दिया गया, लेकिन ये अभी लागू नहीं होगा। कब होगा? 2027 तक है ना, तब तक जो बेचारे जितने भी बच्चे वो भी सब जाएंगे। चलो, जनवरी 2024 की बात करते हैं, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 ये कब हेल्ड किया गया था? मुंबई में हेल्ड किया गया था। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 मुंबई में हेल्ड किया गया था। बस 6 क्वेश्चन और रह गए, थोड़ा सा और पेशेंस बनाइए, कल से लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ना टाइम। हाँ चलो, मैं फिर कोशिश करती हूँ थोड़ा कम टाइम रखूँ ताकि आप इसको सुन सकें। नाउ इन जनवरी 2024 द 4th नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल 2024 आपका कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? ओडिशा में। ठीक है, 4th नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल। अब ऑब्वियसली बात है, चिल्का है ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है आपकी एशिया की, एंड कहाँ पर होगा? चिल्का ओडिशा में, वहीं पर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। तो जनवरी 2024 में अनिल कुमार लोहाती जी की बात करते हैं, इनको नया चेयरमैन यहाँ का बेसिकली अपॉइंट किया गया। इन जनवरी 2024 इंडिया टुगेदर विद विच कंट्री लॉन्च ग्रीन फ्रूट्स अलायंस। तो डेनमार्क के साथ में इंडिया ने ग्रीन फ्रूट अलायंस लॉन्च किया है। फिर इन जनवरी 2024 हु अमंग द फॉलोइंग वन मेन सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आप देखेंगे जेनिक सिनर ने, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ये पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलियन विंबलडन, तो मेन सिंगल किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। हराया किसको है? डेनियल मेदवेदेव को। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। किसको हरा के? डेनियल मेदवेदेव को। विद स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू सेट अप अ कन्वर्सेशन रिजर्व फॉर द वाइल्ड डॉग फैमिली कैनेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सुन के ये कि कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जा रहा है वाइल्ड डॉग फैमिली के लिए, कैनेट जो होते हैं महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। 2 अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वर अवार्डेड द फर्स्ट उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 ऋतु करिद्वाल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी। ठीक है, तो 2 लोगों को उत्तर प्रदेश का गौरव सम्मान दिया गया है। ठीक है, ये कौन सी पर्सनालिटीज है? ऋतु करिद्वाल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है ऋतु करिद्वाल आपके मिशन से रिलेटेड थी इसरो के, और नवीन तिवारी आई थिंक ये किसी एडटेक कंपनी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, कोई एडवर्टीजमेंट कमिटी है, बहुत ज़्यादा शायद फेमस है, मुझे एक्जैक्ट याद नहीं है तो उससे। ठीक है, होप सो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। चलो 55 है, अगर आप 2x पे सुन सकते हैं इसको तो सुन लीजिए। एक बार पहले नॉर्मल स्पीड पे सुनिएगा, देन इसको 2x पे करिएगा तो आपका आधे घंटे में हो जाएगा। ठीक है, या 1.75 जो भी कर पाइएगा, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो एक दिन में अगर आप 1 पेपर 2 पेपर करा, दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, मैं बाकी पेपर देती चले जाऊँगी आपको धीरे धीरे, CSAT भी कवर कर लेंगे, डोंट वरी। एंड अगर आप इतना भी करके जा रहे हैं ना तो मेक श्योर इसको रिवाइज करिए, बस आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। देयर इज़ नो नीड टू वरी रिगार्डिंग दैट, बट इसको रिविजन करना जरूर, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी आप रिटेन कर पाएंगे। कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है, आपको श्योर होकर ही आंसर लगाना पड़ेगा। एंड थोड़ी सी लॉजिकल गेसिंग, जो क्वेश्चन सबके लिए टफ होंगे वो आपके लिए भी टफ होंगे। की प्लानिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।